नमस्कार दोस्तों आप सभी को तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी पर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब कैसे हैं, और मैं अपनी तरफ से उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सभी अपना अपना नमस्कार मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसमें सीटेट, यूपीटेट एंड सुपर टेट जितने भी टेट हैं और जहाँ जहाँ पर भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट आता है वहाँ के लिए ये वीडियोस बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। और जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ टॉपिक, उसमें से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्लास। तो चलिए अब हम देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, विकास की अवधारणा, बाल मनोविज्ञान। विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। ठीक है, चलिए इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। विकास की अवधारणा, विकास का अभिलक्षण, विकास की अवधारणा, विकास के अभिलक्षण, वृद्धि और विकास में अंतर, मानव विकास की अवस्थाएं, अधिगम, बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध, विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध, विकास के विभिन्न आयामों की एक दूसरे एवं अधिगम से संबंध। ये देखिए आज हम इसमें टोटल 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। और हमारा मेन टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है मेन टॉपिक, विकास की अवधारणा। विकास की प्रक्रिया एक अविरल, क्रमिक तथा सतत प्रक्रिया होती है। ये आप सभी जानते हैं कि विकास जो है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियाँ, आदतें, दृष्टिकोण, संवेगात्मक दृष्टि कौन, ये दृष्टिकोण है यहाँ पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियाँ, आदतों, दृष्टिकोण का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियाँ, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, उदाहरणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भ अवस्था, शेषावस्था ही केशव लिखा हुआ है, इसको शेषव कर देती हूँ। एक सेकंड बच्चों, देखिए बच्चों, ये है हमारा बाल विकास का तात्पर्य होता है। यहाँ पर इस लाइन पर हम बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व गर्भ में ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भ अवस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त करता है। देखिए जब एक माँ के पेट में बच्चा होता है तो पेट में भी तो बच्चा ग्रो कर रहा होता है, बढ़ रहा होता है ना। वो जो है क्या कर रहा है, उसका विकास हो रहा है। अगर बच्चा बढ़ेगा ही नहीं, उसका विकास ही नहीं होगा, तो बच्चा पेट में कैसे बड़ा होगा। और जो हमारे हाथ में एक छोटा सा डोल आ जाता है, वो खेलता हुआ डोल जो इतना प्यारा होता है, वो क्या होता है, वो भी तो एक वही होता है, पेट में खून होता है, मांस का चीथड़ा होता है, और वो ग्रो कर करके, विकास कर करके उसमें हाथ पैर निकलते हैं, हाथ पैरों में उसमें नाखून निकलते हैं, उसमें दिल बनता है, उसमें मांसपेशियाँ बनती हैं, आँखें बनती हैं, हड्डियाँ बनती हैं, सभी चीज़ें उसमें बनती हैं। तो उसका वो विकास ही तो होता है। वो ऐसे थोड़ी ना, विकास के बिना थोड़ी ना वो पनप जाता है, बड़ा हो जाता है पेट में। फिर वो बाहर आता है
और फिर वो शेषावस्था ग्रहण करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो शेषावस्था में आता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है वो बाल्यावस्था में, फिर जवान सा हो जाता है किशोर अवस्था, फिर थोड़ा बूढ़ा हो जाता है प्रौढ़ अवस्था। तो इन सब अवस्थाओं से निकलता हुआ इंसान एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इतना अधिक परिपक्व हो जाता है कि हर कोई आके उससे सलाह लेता है कि दादाजी हमारी लाइफ में ये चल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, या दीदी हमें क्या करना चाहिए, या ताई चाची जो जिसका कनेक्शन होता है। वो इंसान परिपक्व हो जाता है जब वो दूसरों को सलाह देने के लायक बन जाता है, तो वो परिपक्व हो जाता है। आगे चलते हैं। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये प्राइम कुछ नहीं है। निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बिल्कुल सही बात है, ये अध्ययन करते हैं तो ये हम जान पाते हैं। जन्म लेने से पूर्व एवं जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये भी हम जान पाते हैं इसके अध्ययन में, बाल विकास के अध्ययन में। कहा कि बाल विकास के अध्ययन में हम क्या क्या जान सकते हैं, या क्या अध्ययन में क्या क्या शामिल होता है, ये चीज़ें हम जान रहे हैं। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है? बालकों में समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? क्या पिछले परिवर्तनों के आधार पर बालक में भविष्य में होने वाले गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तनों की भविष्यवाणी की जा सकती है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? देखिए, ये लाइन एक बार और हम पढ़ते हैं। इस लाइन में लिखा है कि बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि बालकों में तरह तरह की भिन्नताएं होती है, हर एक बालक अलग होता है। ठीक है, विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है तो उसे आनुवंशिकता में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जैसे कि माँ बाप की शक्ल सूरत, उनका ब्लड, जैसे ब्लड रिलेशन कभी कभी पेरेंट्स को और बच्चों का एक जैसा होता है, उनकी वसीयत मिल जाती है, उनकी फैमिली का नाम मिल जाता है, बाप का नाम मिल जाता है, या कोई बीमारी भी मिल जाती है कभी कभी आनुवंशिकता के कारण, या मेंटलिटी, जैसे मेंटलिटी बड़े बुजुर्गों की होती है, कभी कभी बच्चा बिल्कुल वही मेंटलिटी लेके आ जाता है, तो वो पैतृक होता है, वही होती है आनुवंशिकता। परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल उत्तरदायी होते हैं। जो हमारा वो होता है, परिवेश होता है, हमारा वातावरण कैसा है वो डिपेंड करता है। बच्चा सीखता है तो बच्चा सबसे पहले अपने घर से ही सीखता है, जैसा हमारे घर का माहौल होता है बच्चा वैसा ही सीखता है, यही होता है परिवेशजन्य प्रभाव। अब आते हैं विकास के लक्षण। ओके, विकास के लक्षण। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जी हाँ बिल्कुल, जब से कहते हैं कि हमारा जो शरीर है उस शरीर के अंदर एक आत्मा है, और जब से एक गर्भ में बच्चा आता है तब से लेके और मृत्यु तक वो क्या करता है, वो चलता रहता है, उसका कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना सीखता रहता है, उसका विकास चलता रहता है। विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थापरक, प्रगत्यात्मक और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल थोड़ा मिस्टेक हो गया था। विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थापरक, प्रगत्यात्मक और नियमित होती है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान यह एक पर्यटक का अनुसरण करते हैं। ठीक है, क्योंकि विकास क्या है, व्यवस्था से चलता है। विकास कुछ ना कुछ हम हमेशा सीख रहे होते हैं। विकास की प्रक्रिया सतत एवं साथ साथ विच्छिन्न दोनों प्रकार से हो सकती है।
कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं। जी बिल्कुल, ध्यान देने वाली बात है कि कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं और कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई भी देते हैं, जैसे पहले दांत निकलना। जबकि कुछ परिवर्तनों को दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वह अधिक प्रभाव नहीं क्योंकि वह अधिक प्रकार नहीं होते, जैसे और क्योंकि वे अधिक प्रभावकारी नहीं होते, जैसे व्याकरण को समझना। देखिए, हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो समझते हैं तो वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। आगे चलते हैं हम। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्र में यह बहुत तीव्र वृद्धि से होता है, जबकि कुछ क्षेत्र में इसमें कुछ कमियां देखने में आ सकती हैं। विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्र में यह बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है, जबकि अन्य क्षेत्र में इसमें कुछ कमियां देखने में आती हैं। ठीक है, कुछ कमियां भी देखने को आती हैं विकास में। आगे चलते हैं हम। कहीं पर देखिए, विकास बहुआयामी होता है। विकास जो है बहुआयामी होता है। कुछ क्षेत्रों में ये बहुत तीव्र गति से होता है और कुछ क्षेत्रों में इसमें कमियां भी देखने में आई। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास बहुत ही लचीला होता है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपने पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनअपेक्षित सुधार ला सकता है। देखिए, इसमें कहा गया कि एक अच्छा परिवेश, जो माहौल होता है ना, जो माहौल होता है, जो हमारा वातावरण होता है, वो जो अच्छा माहौल होगा तो उसमें जो हमारी शारीरिक क्षमता होती है, सब तरीके से हमारी स्मृति बुद्धि जो भी होता है, वो एक अच्छा रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, और हम उसमें एक बहुत अच्छा सुधार भी कर सकते हैं। विकास परिवर्तनों में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय बुद्धि देखने में आती है। उदाहरण, शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, शब्दावली के प्रकार और जटिलता में वृद्धि। परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या मृत अवस्था में स्मृति क्षीण होना। इसने कहा है कि हड्डियों के घनत्व में कमी या मृत अवस्था में स्मृति क्षीण होना। जाहिर सी बात है, जब इंसान मर जाएगा तो उसकी तो स्मृति अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होते। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है, जैसे आयु बढ़ने के साथ कब बुढ़ापा आ जाता है पता नहीं चलता। जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। विकासात्मक परिवर्तन अपेक्षाया स्थिर होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी और परस्पर संबद्ध होते हैं। विकास प्रासंगिक हो सकता है। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्राय पर्यायवाची शब्दों के रूप में कर सकते हैं। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। क्या होता है? इन दोनों में अंतर होता है। यहाँ इधर वृद्धि है और इधर विकास। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चे के बड़े होने के, उसके आकार, ऊंचाई, लंबाई इत्यादि के लिए होता है। ठीक है, और विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्य कुशलता आदि में सुधार के लिए भी होता है। वृद्धि विकास का एक चरण होती है। विकास
विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा के बाद रुक जाता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाएं में विकास निरंतर होता रहता है। जो शारीरिक क्रियाएं होती है, मनोशारीरिक क्रियाएं, उनमें विकास निरंतर होता रहता है। विभिन्न आयु। भारतीय मनीषियों का मतलब होता है ऋषि मुनि। इन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। शिशुअवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक सॉरी। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। युवावस्था 18 से 25 वर्ष। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष। वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। देखिए, जो आजकल के विद्वान हैं वे इस अवस्था में इसका अध्ययन करते हैं। इन्होंने, जो आजकल के विद्वान हैं, उन्होंने 4 अवस्थाओं में इसको व्यवस्थित किया है। शेष अवस्था, जन्म से 6 वर्ष। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष। वयस्क अवस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। आगे चलते हैं। शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये बात बहुत जरूरी। एक विकास सतत प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, विकास भी जीवन पर्यंत चलता रहता है। एवं इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही अधिगम कहलाता है। जन्म की तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल सही बात है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्षण को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। देखिए, अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्षण को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम के साथ व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। अधिगम के बाद ही व्यक्ति जो है स्वयं को और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। जब तक आदमी को सीखेगा नहीं तो वो ना खुद को समझ पाएगा ना दुनिया को समझ पाएगा। इसलिए व्यक्ति को सीखना बहुत ज़रूरी है और उसको सब कुछ सीखना पड़ता है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। विकास परिवर्तन प्राय व्यवस्थापरक, प्रगत्यात्मक और नियमित होती है। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल की ओर एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान यह एक पर्यटक का अनुसरण करते हैं। यह टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, विकास के लक्षण। ठीक है, विकास के अभिलक्षण जो है हम पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हम शायद यहाँ थे इस पर। विकास, हाँ, यहाँ विकास बहुआयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्र में यह बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है जबकि अन्य क्षेत्र में इसमें कुछ कमियां देखने में आती हैं। विकास बहुत ही लचीला होता है
इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति और स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनपेक्षित सुधार ला सकता है। बिल्कुल सही बात है। विकास परिवर्तनों में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मकता के उच्च स्तरीय बुद्धि देखने में आती है। उदाहरण, शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि। परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी। यह मृत अवस्था में स्मृति क्षीण होना। ओके, ये हम पढ़ चुके थे। हाँ, विकास परिवर्तन सापेक्षतया स्थिर होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन बहुआयामी और परस्पर संबद्ध होते हैं। विकास प्रासंगिक हो सकता है। अब हम पढ़ते विकास एवं वृद्धियां व विकास में अंतर। देखिए जरा, वृद्धियां विकास में अंतर। वृद्धियां विकास का प्रयोग लोग प्राय पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग वृद्धि और विकास को एक ही बात मान लेते हैं, बट ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, इनमें अंतर है। उदाहरणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे बच्चों के बड़े होने के, उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है वृद्धि। ठीक है। विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों जैसे कार्यकुशलता आदि में सुधार के लिए भी होता है। वृद्धि विकास का एक चरण होती है। बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जो है विकास का एक चरण होती है। और जी ये आता है हमारा विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जो है वो क्या है, विकास का एक चरण है, और विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। मानव विकास की अवस्थाएं हमारी हो चुकी थी। ठीक है। अधिगम हमारा हो चुका था। हाँ, अधिगम हमारा हो चुका था। परिभाषाएं, चलिए अब हम कहाँ पर हैं? अब हम परिभाषाएं पर। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। E.A. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। बालक के विकास के विभिन्न समस्याएं एवं उनका अधिगम से संबंध। देखिए, बालक के विकास के विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध। शेष अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शिक्षा अवस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शिशु अवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों की बातें टूटी फूटी जैसी समझ में आती है उसको रिपीट करते हैं। इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। जी हाँ, पाई जाती है। यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, शिक्षा की दृष्टि से यह काल क्या जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, अब आते हैं मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह है, हाँ, मनोविज्ञान की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। क्या सर्वोत्तम अवस्था? ओके, आगे चलते हैं। आगे है बाल्यावस्था एवं इसके दौरान अधिगम। बाल्यावस्था
एवं इसके दौरान अधिगम देखिए, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। हाँ जी, इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। किशोर अवस्था एवं इसके दौरान अधिगम। 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। अच्छा जी, ऐसी बात है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं ये देखिए एवं उनके काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर किशोरी की वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा, ध्यान केंद्रित यानी कि कैचिंग पावर जो है किशोर किशोरियों की अधिक बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगते हैं। जो उस एज में जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं या विचार करते हैं, वो स्थिर होने लगते हैं। वो हम भूलते कम से कम भूलते हैं। ये समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। इसलिए इस अवस्था को जीवन की तूफान का काल कहा जाता है। किशोर अवस्था की शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं संबंध के करते हैं, जो उन्हें खतरनाक स्थितियों जैसे यौन रोग, दुर्व्यवहार, ये कहते हैं इस अवस्था में जो किशोर होते हैं वे यौन रोगों से, नशीली दवाओं से, दुर्व्यवहार से, इन सब से ग्रसित हो जाते हैं। और इस अवस्था में जो है उनको शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कोई ना कोई दोस्त फैमिली में, बाहर, स्कूल में, कहीं भी ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे हम अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकें एज ए फ्रेंड। क्योंकि जो हमारे फ्रेंड होते हैं वो हमारे हम उम्र होते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। इसलिए हमें अपने हम उम्र फ्रेंड को अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए ताकि उसका कोई सॉल्यूशन निकल सके। अंदर घुटने से या किसी तरह के नशे का आदी हो जाने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध। बाल विकास को पैसे से ये पता नहीं क्या लिख दिया लोगों इन्होंने। बाल विकास को कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन की दृष्टिकोण से इसके निम्नलिखित आयाम महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देखिए, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, सामूहिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास एवं अधिगम। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के भीतर एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है।
शरीर की बाह्य परिवर्तन जैसी ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि के ऐसे शारीरिक विकास हैं जिन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है, किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर उनका समुचित विकास होता रहता है। अब आते हैं हम शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया। व्यक्तित्व के उचित समायोजन एवं विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। मानसिक विकास एवं अधिगम। मानसिक विकास एवं अधिगम संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य है बालक की उन सभी मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास है जिनकी परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपनी मानसिक शक्तियों को पर्याप्त उपयोग कर पाता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। देखिए ये टॉपिक, ये जो हमने ये पढ़ा है, कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। यह इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की किसी से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। सामूहिक विकास एवं अधिगम। संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। अब देखिए ये है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं? जो भाव होते हैं वो क्या होते हैं? वही तो हमें महसूस कराते हैं। क्या महसूस कराते हैं? जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि जो है वो संवेग की उदाहरण है और वही हमें प्रभावित करती हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। जी बिल्कुल। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। बालक की संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। जी हाँ, पारिवारिक वातावरण बच्चे की एजुकेशन पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। उसकी जो ये संवेगात्मक विकास है उस पर भी प्रभाव डालता है। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। जी बिल्कुल होती है। मनोगत्यात्मक विकास एवं अधिगम। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक विकास, स्वस्थ रहने, स्वावलंबी होने एवं उचित मानसिक विकास में सहायक होता है। इसके कारण बालक को आत्मविश्वास अर्जित करने में ही सहायता मिलती है। क्रियात्मक विकास के रूप में एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्रियात्मक विकास के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया का ज्ञान होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। विकास के विभिन्न आयामों के एक दूसरे एवं अधिगम से संबंध। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं यह सभी
अधिगम को प्रभावित हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, सॉरी थोड़ा डिस्टेंस हो गया। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध एवं यह सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक प्रसंग संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। सभी बच्चों की स्वतंत्रता औपचारिक व अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है विकास की अवधारणा वगैरह, हमने ये टॉपिक पढ़े हैं। तो प्लीज़ बच्चों, अभी मेरा एकदम से नया चैनल है, तो जो भी मिस्टेक हो प्लीज़ मुझे बताना और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस जो टॉपिक है इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे।